हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए तो देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस सेगमेंट में। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सेगमेंट चल क्या रहा है, क्योंकि अचानक से जब पहली बार कोई वीडियो देखता है तो उसके माइंड में यही बात रहती है कि एक्चुअल में वीडियो में हो क्या रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो शुरू में आपको मैं यही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या है हमारा लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले बेटा दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ने वाले आज हम? दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैं हर दिन आपको क्यों बताता हूँ, जो भी नए बच्चे हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले ये वीडियो भी देख लेना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अभी देखेंगे हम। और आप क्या क्या देख लेना। देखो, आप सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये मैंने पढ़ा दिया है पहले। वैदिक सभ्यता के बाद में मैंने पढ़ाया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मौर्य के बाद में मैंने पढ़ा दिया है कलगुप्त। और अब सीधे आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। देखो बेटा, बहुत ही क्विक कोर्स है। मैं चाह रहा हूँ कि इस कोर्स में बिल्कुल भी हम धीरे धीरे, या बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वही चीज़ें पढ़े जो आपके एसआई के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये कोर्स चल रहा है और हम दिल्ली सल्तनत पर आ गए। ठीक है, आज दिल्ली सल्तनत में पूरा ओवर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे मुगल। देखो, आगे का भी बता देता हूँ थोड़ा सा। मुगल पढ़ेंगे, मुगल 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फिर देन हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। फिर ये वाला जो पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके एमपीएसआई में ज़्यादा आता है। समझना मेरी बात, एमपीएसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा वेटेज है। इस कारण से मैंने इसका पार्ट ज़्यादा रखा है और ये वाला पार्ट एक एक लेक्चर में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कभी कभी एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखे गए, इस कारण से इसका वेटेज कम रखा है मैंने। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, तभी मैंने एक एक लेक्चर तो इसके लिए दिए हैं आपको। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत आज हमारा टॉपिक है। ठीक, दिल्ली सल्तनत का नाम आते ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर दिल्ली सल्तनत में है क्या क्या। देखो, दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपका आता क्या क्या है, तो सबसे पहले आएगा गुलाम वंश। इसके बाद में आएगा खिलजी वंश, देन तुगलक, सैयद, लोधी। देखो, इसको याद करने के लिए बेटा अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्रिक दिया हुआ है अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने एक ट्रिक सुना हुआ था तो मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी अगर किसी को इससे अच्छी ट्रिक मिलती है तो वो उससे याद कर सकता है, क्योंकि आपने एक बात नोटिस किया होगा, क्लास के अंदर मैं बहुत ही कम ट्रिक देता हूँ, तो इस कारण से मैं कभी भी ट्रिक को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न रहे कि नहीं सर हमको तो ट्रिक चाहिए, तो एक ट्रिक मैंने कहीं पर देखी थी, गुल खिले तुझसे लोगी। ठीक है, ये एक ट्रिक था, गुल खिले तुझसे लोगी। ठीक है, ये ट्रिक था। तो इसके अंदर गुल का मतलब हो गया आपका गुलाम, खिले का अर्थ हो गया खिलजी, तुझसे का हो गया तुगलक, से हो गया सैयद, और लोगी का हो गया लोधी। ये जो ट्रिक है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, लाइन से। देखो, आप ध्यान से समझो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पहले कौन आया। पहले गुलाम आए, देन आए खिलजी, तीसरे पे आए तुगलक, चौथे पर आए सैयद, और 5वें पर आए हैं आपके लोधी। ठीक है, ये आपका हुआ एक दिल्ली सल्तनत का चार्ट। ठीक है, बना लेना ये चार्ट, दिल्ली सल्तनत। और मैं बता दूं कि यही दिल्ली सल्तनत का जो चार्ट देख रहे हो आप, यही आपसे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ पूरा चार्ट। वैसे तो समझना मेरी बात, वैसे तो इस चार्ट में जैसे गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, अकेला कुतुबुद्दीन ऐबक इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर 1 घंटे की क्लास बनाई जा सकती है। समझना मेरी बात बेटा,
ठीक है। इल्तुतमिश इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर 1 घंटे की क्लास बनाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी 1 घंटे वाला है। तुगलक के अंदर तीनों, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि तीनों के ऊपर 1 घंटे की क्लास बन सकती है। लेकिन क्योंकि ये क्विक कोर्स है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। हाँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक टाइमलाइन आपके माइंड में सेट कर दी जाएगी, एक बोलते ना एक रफ डायग्राम आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ। और जब ये रफ डायग्राम आपके माइंड में सेट रहेगा तब आप अगली बार कभी भी इसको डीप में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जब सीधे डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करते तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, एक बार रफ डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आई थिंक उसके बाद में बड़ा आसानी के साथ में आपको समझ में आने लगेगा। तो एक बार फिर से देख लो, गुल खिले तुझसे लोगी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोदी, ये आपका हो गया टाइमलाइन। अब हम किस कोर्स में बैठे एक बार वो देख लेते हैं। देखो बेटा, 45 डे लक्ष्य MPSI 2020। देखिए पहले सबसे पहला पार्ट देखो, सारे बच्चे जितने भी क्लास में बैठे हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, और मैं सबको एक ही आंसर देता हूँ बार बार, ठीक है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन रहता है बच्चों का, MPSI कब होगी? देखो MPSI कब होगी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैं सभी बच्चों से एक ही आंसर देता हूं। मैं उस आंसर में मेरा प्रश्न होता है, क्या आपकी तैयारी MPSI 2020 के लिए हो गई है? अगर हो गई है तो इमेजिन करो आपकी हो गई है। वैसे MP में कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी करके बैठे होंगे, और इतने सारे लोग तैयारी करके बैठे अगर तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा। तो आप क्या करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करो, एग्ज़ाम जल्द होगी, ठीक है। ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि एग्ज़ाम जल्द होगी, लेकिन उसके पहले अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है तो प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर रनिंग पर जाओ मॉर्निंग में, ठीक है। फिजिकल जो होता है उसके लिए रनिंग पे जाओ, प्रॉपर रिवीजन। और तीसरा R है आपका रिपीट, मतलब ये अगर आपका कंप्लीट हो जाए पूरा प्रोसेस तो फिर रिपीट। तो मतलब 3R बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो इसके लिए ट्रिक क्या है, 3R का मतलब रिवीजन, रनिंग, और इन दोनों को जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपका टास्क तो फिर रिपीट। तो ये है आपका 3R टेक्निक, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, MPSI को निकाल सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं है, देखो मैंने ये बात नोटिस करी है कि जिन बच्चों का प्रिपरेशन होता है ऑलरेडी, वो लोग ये सवाल नहीं करते कि MPSI कब होगी, वो लोग तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी हो जाएगी। आपको टाइम कितना मिलेगा बेटा? मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको। अब 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने के अंदर आप रनिंग तो प्रॉपर कर नहीं पाओगे, आप 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ 1-1.5 महीने के अंदर रिवीजन प्रॉपर हो सकता है। तो ये जो रिपीट वाला कॉलम है, रिवीजन वाला कॉलम है, इसको थोड़ा रोक कर पहले रिवीजन और आपका जो रनिंग है इसको अभी से करना शुरू करो, कंटिन्यू करना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लॉकडाउन खत्म होगा तो प्रॉपर वे में, मतलब आप इतना सीरियस होकर करो तैयारी कि आपके लिए तो 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है। और इसी की तैयारी को इस प्रकार से कंटिन्यू करते जाओ कि आपको लगे कि एग्ज़ाम बस होने वाला है। पर जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, मान लो नोटिफिकेशन आया, मान लो 30 जून को कि 15 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, मान लो, ठीक है। तो आपको मिले यहाँ पर कितने, 45 डे। ये हमारा जो बैच है ये भी 45 डे का है। तो आप 45 डे के अंदर अभी इसको कंप्लीट कर लो, बाद में इसका रिवीजन करना 45 डे में, और 15 अगस्त को आपका एग्ज़ाम दे देना। लेकिन 30 जून से अगर आप तैयारी शुरू करोगे ना तो थोड़ा सा टफ रहेगा आपका एग्ज़ाम निकलना। लेकिन अभी से ही आप ये प्रिपरेशन करो कि 45 डे के अंदर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, और अगर अभी से इस प्रकार से आप काम करते हो तो एग्ज़ाम निकलने के चांस ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अब अधिकतर बच्चों को तो अभी तक सिलेबस नहीं पता। बहुत सारे बच्चे, सर सिलेबस क्या है, सर क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा। आपकी हेल्प करने के लिए क्लास रखी गई है। छह बार रखी गई है, दिन भर में 6 बार क्लास है बेटा SI वाले बच्चों की। देखो मॉर्निंग में 7 बजे रूप सर की क्लास है हिंदी के लिए, 9:30 बजे योगेंद्र सर की क्लास है MP GK के लिए, शाम मुजावदिया सर की क्लास है 1 बजे इंग्लिश के लिए, 3:30 बजे अपनी क्लास है, ठीक है। इसके बाद में 5 बजे क्लास है मैथ्स और रीजनिंग की शोएब अहमद सर के लिए, और 7 बजे
शाम को साइंस की क्लास है तरुण शर्मा सर की। अब आप देख सकते हैं कि सारी क्लासेस आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। करना क्या है आपको, केवल मॉर्निंग में रनिंग और बाद में सारी क्लासेस अटेंड करके रिवीजन करते जाना है। तैयारी अच्छी हो जाएगी बेटा। थोड़े समय बाद में आपको प्लस पर भी आना है, थोड़े समय बाद में आपको प्लेटफॉर्म पे भी आना है। तो धीरे धीरे एक एक करके एक एक स्टेप चढ़ते जाओ। तो लक्ष्य MPSI 2020 को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, सीरियसली लो इस कोर्स को। और जिन बच्चों को मैंने बता दिया है 3R टेक्निक, वो इसको अप्लाई करते जाओ, फॉलो करते जाओ। लेकिन जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, देखो बेटा, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पहले तैयारी करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो देखो इनके लिए रहता है एस टेक्निक। एस टेक्निक के अंदर क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग तो करो, पहले सिलेबस कंप्लीट, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ पार्ट ऐसा, जैसे हिंदी अधिकतर बच्चों का स्ट्रॉन्ग रहता है, SI के अंदर 70 मार्क का आता है। तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। जब ये कंप्लीट होगा तभी तो आप R वाली टेक्निक में जाओगे। अब बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर अभी तक चीज़ें कंप्लीट करी नहीं है। सर एग्ज़ाम कब होगा? अरे बेटा एग्ज़ाम मान लो मैंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि 45 डे के बाद में आपको 170 के ऊपर नंबर आ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको लगता है आ रहे तो बेटा इसको रिवीजन करते जाओ, अच्छी बात है। पर नहीं आ रहे ना, तो पढ़ाई करो ताकि आप बाद में 170 के ऊपर ला सको कम से कम, ताकि आपका पेपर एक ही हिट पे निकले। समझना मेरी बात। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि 170 175 के ऊपर तो हमको आ रहे हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। अभी नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आ जाएगा, जब भी आना होगा 1 महीने 2 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन आप लोग पहले से तैयारी करके रखो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना YouTube का जो क्लास में भी आप बैठे हो, ठीक है, ये है 3:30 बजे का क्लास, ठीक है, और इसी प्रकार से लगेगा। ये 3:30 बजे की क्लास है अपनी, और इसको मिस नहीं करना है, ठीक है, मिस नहीं करना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुलाम मंच। अब मैंने क्या बताया, गुल खिले तुझसे लोगी, ये ट्रिक था। और इसके हिसाब से गुल का मतलब गुलाम वंश है। इसको ममलुक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ममलुक वंश, ममलुक वंश भी बोला जाता है इसको। अब देखो इसके बारे में खास क्या है। दिल्ली सिंहासन पर 1206 से लेके 1290 तक कौन सा वंश रहा? गुलाम वंश रहा। चलो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या है इसकी कहानी। देखो सबसे पहले 712 ईस्वी में एक अरबी आक्रमण हुआ। नाम था इसका कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम। सफल आक्रमण था ये सिंध के ऊपर। देन एक शांति बनी रही, इसके बाद में एक शांति बनी रही। इसके बाद में आया गजनवी, मोहम्मद गजनवी। 17 बार आक्रमण करने वाला यही है। 17 बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। देन मोहम्मद गजनवी के जाने के बाद में फिर आया 1100, ध्यान से देखो बेटा, 1175। और यहाँ पर आया है गोरी, मोहम्मद गोरी। 1175 में गोरी आया। गोरी ने बढ़िया आक्रमण करा भारत के ऊपर, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया गोरी ने। जब 1175 में गोरी के जीतने के बाद में एक युद्ध हुआ 1191 में, इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें गोरी हार गया। फिर एक साल बाद फिर से गोरी लौट कर आया 1192, 1192। इसे बोलते हैं तराइन का सेकेंड युद्ध। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध। और इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। ये दोनों युद्ध किसके साथ में हुए थे? पृथ्वीराज चौहान, PRC। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। तो देखो बेटा, ये युद्ध पूरे हमारे भारत के इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो आप याद करो, इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बेटा पूरा इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? मगध, पटना, बिहार। लेकिन बाद में जो आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा वो क्या बन गया था? दिल्ली। जो आपका दिल्ली है वो क्या बन गया? आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र। और दिल्ली जो महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, उसी महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर
ठीक है, किसका कैपिटल था वो? तो वो था आपका पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश का कैपिटल था। चौहान वंश शासन कर रहा था दिल्ली वाले क्षेत्र पर। और आक्रमण हुआ 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। एक साल बाद में गौरी फिर लौट कर आया और अब कौन जीता? गौरी जीता। तो जब गौरी जीत गया 1192 में, तो एक तरीके से भारत पे पहली बार दिल्ली, जो भारत का दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पहली बार, ठीक है, किसी और ने, मतलब विदेशी देश के लोगों ने, क्या मतलब या बोल सकते हैं आप, बाहर के किसी ने क्या करा है, गद्दी पर आसीन हो गया है। और इसी के साथ क्या हुआ है? गौरी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है कौन? दिल्ली। इसके बाद गौरी आगे भी बहुत समय तक भारत में रहा और 1203 में, समझना मेरी बात ध्यान से, 1203 में गौरी जब भारत से चला गया था तो इसकी हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, ठीक है। 1203 में गौरी मर गया। गौरी के मर जाने के बाद में 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद, गौरी का एक गुलाम था। क्या था गौरी का? गुलाम। देखो ये लिखा तुर्कदास, दास बोले तो गुलाम। तो गौरी का गुलाम बोल सकते हो या दास बोल सकते हो। नाम क्या था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का दास था। तो गौरी ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की योग्यताओं के कारण या कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी के कारण उसने क्या किया था? उसको दास से मुक्त कर दिया था या फिर बोल सकते हो फ्री कर दिया था। लेकिन जब गौरी गया और गौरी की मृत्यु हो गई, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? जो पूरा क्षेत्र जीता हुआ था भारत वाला जो गौरी के साथ में, वो क्षेत्र को उसने एक नया राज्य बनाया। और इस वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। नाम क्या है इसका? गुलाम वंश। एक नाम और बताया मैंने, ममलुक वंश। ये भी याद रखना, ममलुक वंश। एग्जाम में कभी आ जाए कि ममलुक वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं हमें। ममलुक वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों एक ही है बेटा, याद रखो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। बाद में जब सिंहासन पर बैठा तो 1206 से लेकर 1290 तक, मतलब आप देखेंगे 84 साल, 84 सालों तक राज किया इन्होंने। किसने? गुलाम वंश के लोगों ने। अब गुलाम क्यों बोलते थे? क्योंकि इनका जो संस्थापक था वो भी गुलाम था और आगे जाकर जो भी इनके लोग आएंगे वो भी गुलाम ही रहेंगे। देखो अब उसकी योग्यता को देख के दास से हटा दिया। आगे कुतुबुद्दीन मूलतः गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। मैंने बता दिया है। 1210 तक गद्दी पर बैठा रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे खास क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या है? ध्यान से देखो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है वो भी देखो। कुतुब मीनार जो है, इसका नाम किसके नाम से प्रभावित होकर रखा गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बेटा ये एक सूफी संत है, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, गरीब नवाज अजमेर में जो दरगाह है वो, ठीक है, सलीम चिश्ती। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उन्हीं के शिष्य थे और ये भी एक सूफी संत थे। तो आगे जाकर क्या होगा? इस सूफी संत के, मतलब इन सूफी संत से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया वो खुद के नाम पे रखवाया है, बट एक्चुअल में खुद के नाम पे नहीं, उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत है, पूरा नाम उनका ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनसे प्रभावित होकर कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया है, ठीक है। आई थिंक आप सब लोगों को ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। जल्दी खत्म कर दूंगा चैप्टर, चिंता मत करो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सबसे पहले बैक जाकर एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक, वीडियो को लाइक कर दो तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक कौन था? आप देखो, इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन जो था उसका दामाद था बेटा ये। अब जो दामाद है इनके, इल्तुतमिश, और गुलाम भी था, मतलब पहले गुलाम था, बाद में अपनी बेटी की शादी कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाद में क्या बन गया? वो इसका दामाद बन गया। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को क्या बनाया इसने? अपना अगला उत्तराधिकारी बना, मतलब अगला राजा कौन बना? इल्तुतमिश। तो ये 1211 से लेकर 1236 तक
ये भूलना नहीं है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा है। इसमें से 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब 1210 के बाद में कौन आया? इल्तुतमिश। तो 11 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश रहा। इसके शासन के समय या काल में क्या क्या हुआ देखो ध्यान से। साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ, मतलब बहुत सारी जगह इसने जीती। जैसे कश्मीर से लेकर नर्मदा तक, मतलब मालवा तक जीत लिया। बंगाल से लेकर सिंधु तक, मतलब देखिए सिंधु मतलब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र गुलाम वंश के अधीन आ गया। इल्तुतमिश के बड़े बेटे क्या थे? विलासी। अब देखो इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो कैसे थे? विलासी, मतलब एक तरीके से, ठीक है, वो शराब वगैरह पीना, मदिरा वगैरह पीना, ठीक है, लड़कियां वगैरह के बीच में रहना, मतलब इस प्रकार से वो अपने जीवन जी रहे थे। तो एक तरीके से विलासी थे, योग्य नहीं थे। तो क्या हुआ देखो, उनको जब राजा बनाया तो कुछ समय बाद में सबको फील हो गया कि गलत है, फैसला गलत है, इनके बेटे इस लायक नहीं है कि राजा बनाया जाए। तो क्या हुआ, जब ये समझ में आया तो बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी थी, नाम क्या था? रजिया। रजिया बनी सुल्तान, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि भारत की पहली महिला साम्राज्ञी कौन है? तो रजिया भारत की पहली महिला साम्राज्ञी है बेटा, ठीक है। रजिया बड़ी बुद्धिमान महिला थी। वह मर्दाने वस्त्र पहन के, काबा जो होता है, जो पूरा वस्त्र होता है युद्ध वाला, वो पहनकर रजिया क्या करती थी? अपने दरबार में जाती थी, बैठती थी। लेकिन क्या हुआ देखो, षड्यंत्रों से अपने आप को बचा नहीं सकी। देखो बेटा क्या हुआ कि जब रजिया सुल्तान बोलते हैं उनको, ठीक है, आपने सुना होगा रजिया सुल्तान। तो रजिया जब शासन में गद्दी पर बैठी तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक लड़की या एक महिला कैसे हमारे ऊपर राज कर सकती है, और इसी कारण से रजिया को मार दिया गया, ठीक है, याद रखना। तो 1240 में क्या कर दिया गया? रजिया को मार दिया गया। तो किसकी बेटी थी रजिया? याद रखना, इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी वंश के अंदर अब क्या है, गुलाम वंश के अंदर ही आगे जाकर एक शासक हुआ, नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। अब बलबन आया है तो एक नाम सुनो, 40 सरदार, ठीक है। तो याद रखना 40 सरदारों का जो समूह था उसकी स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। और बलबन ने उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, याद रखना, ठीक। अब देखो इसी वंश में एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन भी इल्तुतमिश की तरह गुलाम ही था। इसने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। देखो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? 1206 से लेकर 1290। अब बलबन तो 87 तक ही है, तो कहीं ना कहीं बलबन के बाद में भी 3 साल कोई ना कोई रहेगा, अभी देखेंगे हम। देखो तो 1287 तक शासन किया। इसके शासन में शांति व्यवस्था बनी रही और अमीर खुसरो, गुलाम जो थे वो संरक्षित रहे, विद्वान रहे। जो नाम सुना होगा आपने, अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो का लॉजिक क्या है वो भी सुन लो। अमीर खुसरो को कहते हैं तोताए हिंद या तुतेय हिंद, भारत का तोता कहते हैं अमीर खुसरो को। ये एक अलग ही प्रतिभा के धनी थे, जैसे इन्होंने तबले का आविष्कार कर दिया, ठीक है। पहेलियाँ पजल जो होते हैं, तो पहेलियाँ जो होते हैं, मुरक्की जो होती है, उनका आविष्कार किया था इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों का शुरुआत करी थी अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके काल में संरक्षित थे? बलबन के काल में। साथ ही साथ एक विशेषता और बताता हूं मैं आपको अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने दिल्ली पर कितने सुल्तानों को बदलते हुए देखा था? 7 सुल्तानों को। मतलब अमीर खुसरो के जीवित रहते रहते दिल्ली की जो गद्दी थी उससे 7 सुल्तान होकर गुजर चुके थे, याद रखना, ठीक है। तो देखो ये अभी बलबन की बात की जा रही है कि बलबन के समय थे खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी रहेंगे बेटा। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो, अगर आपने, तो रणवीर सिंह जो है वो क्या करते हैं, ऐसे पन्ने जलाते रहते हैं। तो पूछते हैं उनसे आकर एक कि आप क्या कर रहे हो? तो बोलते मैं इतिहास जला रहा हूँ। जिस इतिहास के अंदर अलाउद्दीन का नाम नहीं है वो इतिहास आगे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा करके वो कुछ करता है और जलाता रहता है। और बोलता है कि खुसरो अब अलग से लिखो, फिर से लिखो। मतलब खुसरो उस समय भी थे, याद रखना। तो अमीर खुसरो ही है वो, ठीक है, विद्वान थे। अब आगे देखो,
अब इस वंश के अंदर और क्या वंशावली है तो ध्यान से देखो। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आया आराम शाह। आराम शाह इतने सही नहीं थे इसलिए इल्तुतमिश आया बाद में। फिर रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश के बेटे लेकिन वो योग्य नहीं थे तो बाद में किसको बिठाया, रजिया को। रजिया को थोड़ा समय बाद में क्या कर दिया, मार दिया गया। बाद में फिर से बहराम शाह, इल्तुतमिश का ही बेटा ही है, इसको बिठाया गया। इसके बाद में ये भी अयोग्य था तो इसके बाद में अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद, थोड़े दिन तक बैठा ये। बाद में इसके बाद में किसको बिठाया, गयासुद्दीन बलबन। कब तक रहा तो 1290 कभी कभी लिखते हैं लेकिन सही तरीके से क्या रहता है इसका शासन, तो 1287 ये इसका शासन होता है। किसका, गयासुद्दीन बलबन का। और बाद में शासन कौन बना इसके बाद, केकूबाद। नाम याद रखना, केकूबाद। केकूबाद। अब जो बच्चे पीडीएफ के भरोसे रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम उन लोगों से ये रहता है कि देखो पीडीएफ के भरोसे रह जाओगे लेकिन जो नोट्स अभी बना रहा हूँ मैं, जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये तो आप लेक्चर के साथ में फटाफट ध्यान रखा करो ताकि जब बाद में पीडीएफ भी मिल जाए आपको तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहे प्रॉपर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या है कि आपको हमारे ऐप पर एक बहुत ही स्पेशल फीचर दिया गया है। अपने ऐप पर क्या खास है तो ये है फ्री टेस्ट। देखो फ्री टेस्ट सीरीज़ मतलब हर संडे या फिर एक वीक में एक दिन क्या होता है, हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेस्ट होते हैं। हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। और जब हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे तो आप भी अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने पढ़ाई कैसी चल रही है या फिर किस स्तर पर जा रहे हो आप। यहाँ पे लगभग 2K के ऊपर बच्चे देते हैं टेस्ट। ठीक है, तो मतलब इमेजिन करो 2000 बच्चों में जब कंपटीशन रहेगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, और भी बच्चे देंगे टेस्ट, अभी अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आपको मैं बता दूं फ्री टेस्ट है ये। इसके अंदर करना क्या है, केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में और जो फ्री टेस्ट वाला जो साइट रहता है उसको जाके क्लिक कर देना। एक वर्ड बताता हूँ मैं आपको, इनरोल। जब भी आपको अनअकैडमी ऐप के अंदर ये वर्ड दिखे इनरोल, क्लिक कर दिया करो। अब भले ही अगर आपके पास में प्लस नहीं है, सुनो मेरी बात, अगर आपके पास में प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तब तो क्या होगा, वो आपको प्लस लेने के लिए बोलेगा, चलो ठीक है अभी नहीं लेना आपको। पर जो फ्री वाली है वो आपको सब्सक्रिप्शन लेने का नहीं बोलेगा, सीधे आपको रजिस्टर कर देगा। तो आपको करना क्या है, जहाँ भी आपको इनरोल दिखे इनरोल करते जाओ। तो जितनी भी फ्री वाली है वो तो शुरू करो, जैसे टेस्ट फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है बेटा। जब चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, तो ये जरूर देना फ्री मॉक टेस्ट। चलो अगला वंश देखते हैं अब, खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के बाद में क्या आएगा, अब खिलजी वंश। चलो तो खिलजी वंश देखते हैं, इसके बारे में खास क्या। देखो खिलजी या खलजी वंश के बारे में खास क्या है, 1290 से लेकर 1320 तक रहा ये। अगर मैं सल्तनत काल की बात करूं, ध्यान से समझना, सल्तनत काल, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, खिलजी। सबसे कम समय किसने शासन किया है, खिलजी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर शासन की बात की जाएगी, बहुत सारे लोगों को लगता है, तो देखो इस चार्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या लगता है कि देखो गुलाम वंश का नाम सुना है उन्होंने, खिलजी का सुना है, तुगलक का सुना है, लोधी का सुना है, सैयद का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। तो इस कारण से क्या करते हैं बच्चे, सबसे कम शासन किसने किया, सैयद ने। पर गलत है ये, सैयद ने किया है 36 साल शासन, सैयद वंश के लोगों ने, और खिलजी वंश के लोगों ने किया है 30 साल। MPPSC 2016-17 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि सबसे कम शासन किसने किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगली बार कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक। चलो तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे फिर से, एक मिनट। देखो तो खिलजी या खलजी वंश 30 साल तक शासन किया इन्होंने, 30 साल सल्तनत काल में सबसे कम। देखो दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत जो थी और दूसरी सल्तनत थी, इसका नाम क्या था, खिलजी। इसके संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरुआत की थी। मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो था वो पहले क्या था, वो एक पहले सैनिक था बेटा, सैनिक था।
सैनिक के रूप में शुरुआत करी, बाद में क्या बन गया वो, तो बाद में वो बन गया राजा। बाद में क्या बन गया, राजा। खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी ने क्या किया, गुलाम वंश जो बाद में कमज़ोर बन रहा था, बलबन के बाद में इतना कोई मजबूत शासक कोई था नहीं, तो केकूबाद जो था, मैंने बताया ना अंतिम शासक कौन था खिलजी का, केकूबाद। तो केकूबाद इतना ज़्यादा सही नहीं था, तो जैसे ही केकूबाद के पतन हुआ, केकूबाद के बाद में, तो कुलीन गुट के सहयोग से वो क्या पे बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। उसके भतीजे, अब जलालुद्दीन का भतीजा कौन था, जूना खां। नाम याद रखना, नाम क्या था उसका, जूना खां, जिसको बाद में किस नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन। नाम सुना होगा आपने, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पुराना नाम क्या था, जूना खां। तो जूना खां जो था वो किसका भतीजा था, आपका जलालुद्दीन का भतीजा था। अगर आपने यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है ना खिलजी वाला, ये तो आपको पद्मावत मूवी के द्वारा ही एक बार में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट ऐसे जो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, देखो जूना खां जो था, अलाउद्दीन खां, उसको जलालुद्दीन ने, एक सेकेंड, हाँ, जलालुद्दीन ने क्या किया, दक्कन में भेज दिया, मतलब साउथ में भेज दिया। तो आपको याद होगा एक सीन दिखाते हैं जिसके अंदर वो जीत जाता है, किसी एक राजकुमारी बंधी हुई रहती है जंजीरों के अंदर, और वो बोलता है कि ये हीरा तो हमारे पास होना चाहिए था, याद करो। तो वो वाला सीन, मतलब दक्कन जीत लिया उसने। तो हिंदू राजाओं के ऊपर चढ़ाई करते हुए दक्कन जीत लिया, मतलब साउथ जीत लिया। जब चढ़ाई करने के बाद में वो अपने चाचा के पास में लौटता है, तो वो क्या करता है, जलालुद्दीन का हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, तो ये है इसके बारे में विशेषता, खिलजी वंश। आगे देखो क्या है खास अलाउद्दीन के बारे में। देखो उसने रणथंबोर, चित्तौड़, पद्मावती वाला, मांडू, इन सब क्षेत्रों पर कब्जा किया। साथ ही साथ देवगिरी जो था बहुत ज़्यादा डेवलप था, महाराष्ट्र वाला देवगिरी, और इसके ऊपर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन ने, तो बहुत ही बुरी तरीके से देवगिरी क्षेत्र को लूटा। उसने आए दिन होने वाले मंगोल आक्रमण, ये एक ऐसा काम था जो उसने बहुत अच्छा किया। ध्यान से देखो, जो मंगोलाइट लोग थे या मंगोल आक्रमण थे, देखो मंगोल लोग जो थे, इनका लॉजिक क्या था, ये मंगोलिया देश के थे, और ऐसा समझिए आपकी, मतलब ये एक तरीके से पहले इतिहास में हमने जैसे हुण देखे थे, या मैंने कल बताया था बाहुबली के अंदर काल के, इसी टाइप के लोग थे, लाइक नहाते वगैरह नहीं थे, ठीक है। इनके जीवन में केवल दो चीज़ों की महत्वपूर्ण, मतलब महत्व था इनके जीवन में दो चीज़ों का, एक स्त्री का और दूसरा आपका खाने का। स्त्री का महत्व मतलब सम्मान की दृष्टि से नहीं, इनके लिए स्त्री जो थी या महिला थी केवल भोग विलास की वस्तु थी मंगोलियाइट के लोगों के लिए, ठीक है। और खाना, तो केवल दो चीज़ों पर फोकस। तो एक तरीके से ना नहाना है, ना कोई घर बसाना है, केवल लड़ना है, युद्ध करना है, पैसा इकट्ठा करना है, लूटना है जगह को, खाना खाना है, और स्त्री जो मुँह होता केवल वो रखना है। ये इनकी विशेषता थी। तो इनका आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, और इस आक्रमण को समय समय पर अलग अलग लोगों ने क्या किया है, इनको जवाब दिया है। उसी जवाब के अंदर, मंगोलियाई लोगों के अंदर जवाब के अंदर, अलाउद्दीन ने मंगोलियाई लोगों को क्या करा है, भगा दिया था। याद रखना, अलाउद्दीन के सेनापति, नाम सबको याद होगा, मलिक काफूर, ठीक है। तो मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का सेनापति था, और उसने दक्षिण पे कब्जा कर लिया, और कहाँ से कहाँ तक, देखो कृष्णा नदी तक पहुँच गया वो। कृष्णा होयसल वंश जो था कृष्णा नदी के वहाँ पे, उसको उखाड़ फेंका उसने, और दक्षिण में मदुरई तक अपना अधिकार कर लिया। ये है खास बात इसकी, खिलजी वंश की। एक बार इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। तो देखो जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले बना, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 20 साल शासन किया। अब इसके बाद में देखो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में क्या है, ध्यान से देखो, सियाबुद्दीन उमर खिलजी, ये अलाउद्दीन का पुत्र है बेटा। सियाबुद्दीन उमर खिलजी जो था अलाउद्दीन का पुत्र था, बहुत छोटा था बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक लालच आया, किसके मन में लालच आया, ये मलिक काफूर का। देखो ध्यान से, तो मलिक काफूर ने क्या किया, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन का ये पुत्र बहुत छोटा था, तो इसको राजा बनाया, और खुद क्या बन गया, इसका संरक्षक बन गया। एक तरीके से राजा कौन बन गया, मलिक काफूर। बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सबसे पहले तो मलिक काफूर को मार दिया, और गद्दी पे बैठा कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में बहुत सारी अफवाह है, या फिर बोल सकते हो सच है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। क्या क्या,
कि दरबार में लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता था, नग्न आ जाता था कभी कभी, ठीक है, इस प्रकार से हरकतें करता था ये, ठीक, याद रखना। तो इसके बाद आता है गयासुद्दीन खिलजी। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है, इसके बाद में 1320 में, वैसे तो अंत हो जाता है इसके वंश का, लेकिन बाद में कुछ इन्हीं के वंशज, किसके, खिलजी वंश के कुछ वंशज आगे जाकर, देखो ध्यान से, मालवा पे गयासुद्दीन खिलजी के रूप में आगे क्या करेंगे, फिर से राज करेंगे मालवा वाले क्षेत्र में, मतलब संधि कर लेंगे शायद और उसके हिसाब से राज करेंगे। लेकिन जो आपका खिलजी वंश था वो तो यहीं पे समाप्त हो गया, किसके साथ में, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगर आपसे पूछे संस्थापक कौन है जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम राजा कौन है, तो बोले तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बता दो, प्लस पर बेटा हमारी नई क्लास है, 6 तारीख से शुरू हो गई है, फिर से भूलना नहीं है। तो अभी मैं एमपी जी के जियोग्राफी, एमपी जी के, और यहाँ पे चल रहा है इंडियन जियोग्राफी के अंदर क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता और जैव विविधता या जैव विविधता क्षेत्र, ठीक। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप अनअकैडमी के साथ में क्यों भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको एमपी के सारे टॉप एजुकेटर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एक ही जगह पर, तो आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे एक ही चैनल को फॉलो करके भी आप सारे लेक्चर्स को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे पवन सर पढ़ा रहे हैं आपको, प्रमोद राणा सर पढ़ा रहे हैं, रूप सर पढ़ा रहे हैं, गरिमा मैम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं भी इनके साथ में कहीं पर पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ गौरव शर्मा सर, अमित सर, ठीक, योगेंद्र सर, सभी पढ़ा रहे हैं, राम सोनी सर पढ़ा रहे हैं, पुनीत मुदगल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बार बार एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे पवन सर दिल्ली में है, ठीक है, रूप सर आपके ग्वालियर में है, और मुकेश कटारे सर आपके इंदौर में, ठीक है। आप तीनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो एक ही तरीका है, अनअकैडमी डाउनलोड करिए। तो तीनों क्षेत्र में आप एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप तीनों को एक ही जगह पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल है ये, चलिए तुगलक वंश। अब गुलाम वंश के बाद में आया है आपका खिलजी, और खिलजी के बाद में क्या आ गया आपका तुगलक। देखो तो तुगलक वंश के बारे में देखते हैं हम क्या खास है। देखो ध्यान से, गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना करी, जिसने 412 तक राज किया। इस वंश की 3 योग्य शासक कौन कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, इसके ब्रैकेट में लिख लेना गाजी मलिक, इसका उपनाम है ये, निकनेम है गाजी मलिक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों अलग अलग है बेटा, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, क्या है खास बात वो देखते हैं। गयासुद्दीन ने एक नए वंश की स्थापना करी, तो किसको, तो देखो यहाँ पर आपके ध्यान से देखो, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को गद्दी से हटाकर 1320 में, गद्दी से हटाकर 1320 में राजा कौन बना, तो 1320 में आपके, एक सेकेंड, 1320 में राजा बना आपका गयासुद्दीन, 1324 तक, यही लिखा है नीचे भी देखो ध्यान से, ठीक। तो गयासुद्दीन क्या बना, राजा बना। इसने एक तरीके से उखाड़ फेंका, खिलजी वंश को उखाड़ फेंका, और बाद में गयासुद्दीन तुगलक आपका राजा बना। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना 1324 से लेकर 1351 तक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में बना फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अब इसके बारे में खास क्या बात है, देखो ध्यान से, इसके बारे में खास बातें क्या क्या है, ध्यान से बेटा, खास बातें हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं, खास बात क्या क्या है। देखो इसमें पहले 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था, मतलब जो आपके गयासुद्दीन तुगलक है, जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है, उनका शासन तो पूरे देश में ही है, महाराष्ट्र वगैरह नहीं, उनको तो पूरा एक तरीके से लगभग पूरा देश है। अगर आपको बोलूँ मैं तो तमिलनाडु केरल को छोड़ दो, पूरा क्षेत्र भारत का इनके कब्जे में था। तो देखो 2 शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था, जिसमें देखो फिरोज है, मतलब तीसरा वाला जो फिरोज है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास में कुछ भी नहीं था, हाँ उसके पास भी था, लेकिन उसके पास में थोड़ा सा कम था कंपेयर टू
उन दोनों के। तो छोटा जरूर था लेकिन उसके पास में इतना बड़ा था कि अलाउद्दीन से बड़ा बोल सकते हो आप, ठीक। फिरोज की मृत्यु के बाद में, अब फिरोजुद्दीन तुगलक जो था उसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जो है वो विकसित हो गई, छोटे छोटे भाग में बढ़ गई और बाद में जाकर 1412 तक क्या हुआ, देखो इधर ध्यान दो बेटा, सारे बच्चे इधर ध्यान दो क्योंकि अब कंफ्यूजन बढ़ेगा और मुझे यहीं से आपको लिंक पे वापस से लेकर आना है। तो प्लीज़ सब लोग इधर ध्यान दो। देखो 1320 में राजा बना कौन, गयासुद्दीन। 1320 से लेकर 1324 राजा रहा। 24 के बाद में 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक, 51 से 87 तक फिरोज शाह तुगलक। पर 87 के अंदर कहने का मतलब ये नहीं है बेटा कि 87 के बाद में ख़त्म हो गया, नहीं, इसके बाद भी अलग अलग छोटे छोटे राजा है। वो कब तक रहेगा, 1412 तक, लेकिन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी इसके बाद में जो नए राजा वगैरह आएंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, इनके राज्य में जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा। और इसी के समय एक नया आक्रमणकारी आएगा और इसका नाम है तैमूर लंग। नाम क्या है इसका, तैमूर लंग। देखो दो लोगों के नाम बताता हूं आपका, एक का नाम था चंगेज खान। नाम क्या था, चंगेज खान। तो देखो चंगेज खान जो थे वो भी मंगोलाइट थे, तैमूर लंग भी मंगोलाइट थे। तो मैंने अलाउद्दीन के टाइम पे जब बताया था कि मंगोलिया के लोग आक्रमण कर रहे थे, तो उन्हीं में से आगे जब कोई सफल आक्रमण नहीं कर पाया, उन्हीं में से एक नया राजा जो बना, नाम था उसका तैमूर लंग, चंगेज खान का ही वंशज था। और तैमूर लंग ने क्या किया, आक्रमण करा भारत पर। अब ये जो बीच वाला टाइम देख रहे हो बेटा, इस टाइम पर तैमूर लंग के आक्रमण चल रहे हैं कंटिन्यू, और तैमूर लंग ने बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया, भारत के लूट लिया है, बुरी तरीके से भारत को लूटा है, ठीक है। देखो बहुत बुरी तरीके से लूटा है तैमूर लंग ने भारत को। तो इस कारण से तैमूर का नाम सुनते ही उसका विरोध किया जाता है। आपको याद होगा सैफ अली खान ने जब अपने पुत्र का नाम तैमूर रखा था तो लोगों ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि तैमूर के नाम सुन के ही लोगों को पता है कि उसने पहले जब आया था तब उसने क्या किया था, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। वो पुराना तैमूर था, ये नया तैमूर है, ये तो सैफ अली खान का बेटा है, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ कुछ लोगों का रहता है ना कि नहीं अब नाम होना ही नहीं है वाला, ठीक है। जैसे आपने सुना हो कभी भी किसी का नाम केके ही नहीं रखते हैं, ठीक है, या विभीषण नहीं रखते, उसी प्रकार से तैमूर के नाम से भी इसी प्रकार से लोगों को समस्या हो गई थी। अब याद आया होगा आप सब लोगों को, ठीक। अब देखो आगे क्या हुआ, तो छोटे छोटे भाग में विकसित तो हो गया और तुगलक के ऊपर आक्रमण कौन कर रहा था, तैमूर द्वारा बार बार आक्रमण तो किया जा रहा था। बाद में तैमूर ने क्या कर लिया, दिल्ली जीत ली। अब तैमूर ने दिल्ली जीत ली, पर तैमूर यहाँ पर रुका नहीं, भारत में रुका नहीं तैमूर ने क्या किया, अपना गुलाम, तैमूर का जो गुलाम था, नाम क्या था उसका, खिजर खां। तैमूर का गुलाम था ये, नाम क्या था, खिजर खां। तो तैमूर ने अपने गुलाम खिजर खां को भारत में छोड़ दिया कि अब शासन तुम करो और मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, फिर से अपने क्षेत्र में। तो खिजर खां गद्दी पर बैठा, लेकिन खिजर खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। उसने क्या कहा कि मैं तैमूर के लिए ही शासन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और मैं समय समय पर क्या भेजूंगा, टैक्स भेजूंगा, किसको, अपने राजा को। तो खिजर खां इतना ज़्यादा वफादार था कि तैमूर की मृत्यु के बाद में तैमूर का बेटा शाहरुख था और तैमूर के बेटे शाहरुख को भी टैक्स भेजा है, किसने, खिजर खां ने। इतना वफादार था, याद रखना, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये अंत हुआ किसका, तुगलक वंश का। तुगलक वंश के अंदर और क्या खास बात है वो भी देख लो। देखो गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका, गाजी मलिक, ठीक है। इसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जब इसकी मृत्यु हुई, ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई तो दिल्ली के अंदर महान विद्वान लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि मतलब लोग इससे परेशान थे और ये लोगों से परेशान था। कारण क्या है, ये अपने समय में पूर्व का, ऐसा बोल सकते हो अपने समय में पूर्व का सुल्तान था। मतलब क्या होता है, जैसे अभी की तारीख में अगर आप सब लोग 2020 के हिसाब से डेवलप हो, समझना मेरी बात, और आपके सामने अचानक से कोई 2120 का व्यक्ति आ जाए,
और वो आपके साथ बात करने लगेगा तो वो आपसे क्या है, आगे का व्यक्ति है, आपसे आगे की जनरेशन है, तो उसके पास ज़्यादा दिमाग है और वो जब बातें बोलेगा तो शायद से 2020 के लोगों को पसंद ना आए और इससे परेशान होकर दिखने लगे। उसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये अपने समय से पहले का सुल्तान था, मतलब ये कुछ ज़्यादा एडवांस था सबसे। समझना मेरी बात, पूरे सल्तनत काल में, पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये। लेकिन इसकी कुछ नीतियां लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए इससे परेशान होती थी जनता। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आया था, इब्ने बतूता, याद रखना, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता आया था, याद रखना। कब आया था इब्ने बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में खास क्या, नेहरू का जन्मदाता। नेहरू का सबसे ज़्यादा जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में आपको याद करनी है। आगे बढ़ते आगे, अगला वंश क्या है? सैयद वंश। अब इसके संस्थापक कौन है? खिजर खां। अंतिम राजा कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। शुरू कब हुआ? 1414 में, और ख़त्म कब हुआ? 1431 में। मैंने बताया 36 साल शासन किया इन्होंने। अब देखो, इस काल में या इस वंश में, कौन से वंश में? सैयद वंश में। तो इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम राजा महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद में हुआ और खिजर खां गद्दी पर बैठा। किसके साथ आया था खिजर खां? तैमूर के साथ आया। तैमूर का सेनापति था खिजर खां। आगे देखो क्या है खास, इस वंश के प्रमुख शासक क्या था? देखो, खिजर खां, इसका बेटा मुबारक शाह, उसका भतीजा महमूद शाह और बाद में अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। अंतिम सुल्तान, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम सुल्तान इतना अशक्त या अहदी था, इतना आलसी था, इतना डरपोक था, ऐसा बोल सकते हो कि इतना आलसी था, इतना ज़्यादा, मतलब बोलते ना कि अपरिपक्व था, कि उसने क्या किया? ध्यान से देखो, उसने 1451 में खुद ने अपनी गद्दी किसको दे दी? बहलूल लोदी को दे दी। खुद ने दे दी गद्दी, मतलब लड़ाई नहीं करी, खुद ने बोल दिया कि मेरे को शासन नहीं करना है, आप गद्दी लो और मुझे आज़ादी दो। तो बहलूल लोदी को गद्दी कैसे मिली थी? याद करो, अपने आप दे दी, राजा ने दे दी। किसने? आलम शाह ने, अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी खुद नहीं दे दी। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो, 37 सालों के बाद में, सैयद वंश के बाद में, कोई महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता नहीं है हमको, केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि इन्होंने राज किया और टैक्स कहाँ भेजा आपको? तैमूर को, तैमूर के बाद में तैमूर के पुत्र शाहरुख को। अब खास क्या है वो सुनो, बहलूल लोदी 1451, ध्यान से देखो बेटा, 1451 में बहलूल लोदी राजा बना। अब 1451 से लेकर 1526 तक रहेंगे राजा ये। कौन? लोदी। ठीक है, इतने लंबे समय तक राजा रहेंगे। अब सुनो मेरी बात, आपको मैं लोदी जो थे उनका एक कैरेक्टर आपके माइंड में सेट करता हूँ। जब आप लोदी वंश का एक कैरेक्टर अपने दिमाग में सेट करेंगे, आप यकीन मानिए लोदी वंश आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे जितने भी पॉइंट आएंगे या किसी भी बुक में पढ़ोगे आप, लोदी वंश आपको बड़ा आसान लगेगा। कारण क्या है? ये जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ इसको नोटिस करना। देखो क्या है कि लोदी वंश के बारे में जितनी भी बातें की जाए उसके अंदर मैं अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूँ कि ये राजा नहीं थे, सुल्तान नहीं थे, सुल्तान बनाए गए। देखो ना, दे दी गद्दी दे दी, तो कुल मिला के इनके अंदर सुल्तान वाला या वो जो बोलते हैं ना सुल्तान वाला या राजा वाला कैरेक्टर नहीं था। ये एक्चुअल में बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। और व्यापारी लोग क्या करते हैं? व्यापारी लोग शांति के साथ में, आप समझना, व्यापारी, अगर आपने कभी किसी व्यापारी के वहाँ गए हो, बहुत बड़ी दुकान है उसकी, ठीक है, लेकिन वो अपने ग्राहक से बात कैसे करता है? लाइक, आप मेरा देवता हो, अरे आप आओ सेठ, आप भी तो सेठ हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या होता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उनको लड़ाई नहीं करना है, उनको व्यापार करना है। उनको मेन मकसद क्या है? व्यापार करना। मेन मकसद है फ़ायदा, प्रॉफिट। तो उसी प्रकार से जो लोधी वंश है उनके बारे में खास क्या है कि लोधी वंश ने लड़ाई वगैरह इतने अच्छे से नहीं करी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी व्यापारिक नीति जो दिमाग से शासन किया, और इतने ज़्यादा झुकाव था इनका अपने सल्तनत के तहत कि मैं भी आपको बताऊंगा इसके अंदर खास बातें क्या क्या है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखो तो क्या हो गया, अब गद्दी खुद नहीं क्या दे दी इसने, लोधी वंश को दे दी। नाम क्या था इसका? बहलूल लोदी। आगे हम पढ़ेंगे लोधी वंश को
उसके पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है बेटा, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, तो पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। घर से आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको पता है ये बात, बहुत बढ़िया ऐप है जिसके तहत आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। फ्री क्लासेस होती है हमारी। देखो 2 क्लासेस होती है हमारी, एक होती है प्लस की, बार बार जो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑफर आता है वो प्लस के लिए आता है बेटा। इसके अंदर हमारी जो क्लासेस होती है प्लस में, प्रॉपर क्लासेस टाइम टू टाइम लगती है और हर कोर्स को शुरू से लेकर आखिरी तक डीप में पढ़ाया जाता है। ये आपका है प्लस कोर्स। स्पेशल क्लास, वे बच्चे जो प्लस अभी ले नहीं पा रहे वो स्पेशल तो अटेंड कर ही सकते हैं, ठीक है। ये हमारी 1 घंटे की क्लास होती है और ये आप ऐप पर आकर चेक कर सकते हैं, फ्री होती है ये भी, ठीक है। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको जो चार्ज है वो केवल 70 रुपीज़ पर डे का चार्ज होता है, ठीक है। और EMI ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है अभी तो। 12 बजे, जिसको नहीं पता अपनी क्लास में, जो यूट्यूब वाली क्लास देख रहे हैं बेटा, 12 बजे अपनी क्लास होती है, डेली लगती है अपनी क्लास 12 बजे, याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से बेटा। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो देखो 7000 रुपीज़ पर ईयर चार्ज है इसका, प्लस का अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर ये भी किसी को ज़्यादा लगता है तो देखो, जब भी आप रेफरल कोड दिख रहा है यहाँ पे जो कॉलम, यहाँ पे डालो भूपेश लाइव और प्रोसीड टू पे कर दो। जैसे आपने भूपेश लाइव प्रोसीड टू पे कर दिया तो आपका चार्ज जो 7000 था वो कितना हो जाएगा, 6300। इस प्रकार से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं लोधी वंश की तरफ, ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, 4 खत्म कर दिए हमने, अब बढ़ रहे हैं हम लोधी वंश की तरफ। देखो क्या खास बात है, लोधी वंश की स्थापना दिल्ली गद्दी पर अधिकार करने वाले लोधी वंश ने की थी 1451 में, जिनको गद्दी दे दी गई थी। और इन्होंने 1526 तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। मैंने बताया ना, लड़ाई झगड़े बहुत कम किए इन्होंने। बहलुल लोधी सर हिंद का इक्तदार था। इक्तदार मतलब उस क्षेत्र का क्या बोल सकते हो आप, सूबेदार बोल सकते हो। मतलब एक क्षेत्र ऐसा जहाँ से क्या कर सकते हैं, टैक्स वसूल करते हैं। बाद में क्या हुआ, इसने पंजाब पे भी हमला कर लिया, पंजाब पे भी कब्जा कर लिया। जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, देखो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो सैयद वंश के अंतिम सुल्तान जो थे आलम शाह, उन्होंने खुद ने ही अपनी गद्दी क्या दे दी, तोहफे में दे दी। किसको, बहलुल लोधी को, कि आप लड़ो मत मुझसे, आप तो गद्दी ले लो, ठीक। अब इसके बाद देखो इतिहास क्या है, देखो तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में सैयद वंश के रूप में एक नया राजवंश बना, लेकिन ठीक है अब कई अफगान, देखो बेटा, लेकिन क्या था, सुल्तान तो कौन बने, सैयद, लेकिन जो अफगान थे इनको क्या मिली, बहुत सारी जगह की सूबेदारी, या बोल सकते हो इक्तदारी मिली। इक्ता प्रणाली थी ना, इक्तदारी टैक्स लेने वाली। अब देखो कई अफगान सरदारों को पंजाब और अपनी स्थिति को क्या कर लिया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसी अफगान सरदारों में से एक था बहलुल लोधी, जिसको बाद में क्या, सरहिंद का इक्तदार था बेटा, बाद में इसको क्या बना दिया, आपके सुल्तान बना दिया। बहलुल लोधी ने सबसे खास क्या किया, खोखरों से लड़ाई करी थी। तो यही विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी जिसके कारण इसको सुल्तान बनाया गया, खोखरों से देश की रक्षा। अब खोखर क्या है, ध्यान से देखो, खोखर एक युद्ध प्रिय जाति थी, मतलब वो एक लड़ाई करना जानते थे और सिंध की पहाड़ियों में रहते थे। अपनी नीतियों और साहस के बल पर उसने क्या कर दिया, पूरा पंजाब पे राज करा। किसने, बहलुल लोधी ने। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बहलुल लोधी के पहले जितने भी सुल्तान आए वो सब क्या थे, तुर्की सुल्तान थे। पहला सुल्तान लोधी वंश का जो आया है पहला, वो कौन है, अफगान है बेटा। ये तुर्की नहीं थे, पहले सुल्तान है जो क्या है, अफगान है, याद रखना। देखो दिल्ली के शासक में पहले तुर्क थे, जो पहले जितने भी थे वो तुर्क थे, लेकिन लोधी क्या थे, अफगान थे। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की फौज में अफगान पहले भी थे। देखो मेरी बात मैंने पहले भी बताया कि राजा पहले अफगान बहुत सारे थे, लेकिन कभी भी उनको बड़ा पद नहीं दिया गया। बाद में बहलुल लोधी बड़े पद पर आसीन हुआ। यही कारण था कि बख्तियार खिलजी ने अपने भाग्य का निर्माण
जो बख्तियार खिलजी था उसने क्या किया, देखा कि जब भैया ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो खिलजी वंश समाप्त तो हो गया था, पर उनके जो छोटे मोटे जो सूबेदार थे उसी में से एक थे बख्तियार खिलजी, और उन्होंने अपना राज्य कहाँ पर बसाया, बिहार बंगाल की तरफ ले गए और वहाँ पर बसाया। उत्तरी भारत में पूरे क्षेत्र में अफगानों का महत्व बढ़ गया और मालवा में अफगान शासक आ गए। दक्षिण में बहमनी सुल्तान या सल्तनत के रूप में यहाँ पे क्या है, एक नई सल्तनत के रूप में क्या हुई, उदय हुआ। ये था अफगानों का आक्रमण। शासकों के नाम देखो ध्यान से, तो बहलुल लोदी, इसके बाद में सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी। ये 3 शासक है जो आपको याद रखना है, बहलुल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी। इसके अंदर इब्राहिम लोदी जो था ये अंतिम राजा था बेटा। इब्राहिम लोदी के साथ क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ में हुआ, बाबर। तो क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के चाचा थे, नाम क्या था, दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा थे दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को कुछ बातें कही कि भैया ऐसा ऐसा करो शासन के अंदर। इब्राहिम लोदी ने बात नहीं मानी। बाद में दौलत खान लोदी ने राणा सांगा के साथ मिलकर, किसके साथ में, राणा सांगा के साथ मिलकर किसको बुलाया, बाबर को भारत बुलाया, और बाबर को भारत बुलाकर आक्रमण करवाया किस पर, इब्राहिम लोदी पर। युद्ध का नाम क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और कौन से वंश की समाप्ति हुई, लोदी वंश की। नया वंश शुरू हुआ, बाबर का वंश, जिसे कहा जाता है मुगल वंश। कल जब हम पढ़ेंगे तो मुगल से पढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा जो आपका सल्तनत काल है उसका बहुत ही फास्ट और प्रॉपर रिवीजन के तौर पे या पढ़ाने के तौर पे मैंने बता दिया है। कभी समय मिलेगा तो आप ऐप पर ज़रूर आना, तो मैं आपको इसको एक एक राजा को एक एक लेक्चर में समाप्त करूँगा और डीप में जाकर पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना ही। आई थिंक मज़ा आया होगा सबको। अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। स्टेटस पर रखा करो व्हाट्सएप वगैरह पे, ताकि आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सके। या कोई ग्रुप है आपका मान लो स्टडी का, तो वहाँ पे भी इस लिंक को शेयर कर सकते हो आप। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके जरूर जाए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, चलिए तो मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।